सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, छायावादी काव्य, जिसके अंतर्गत निराला और जयशंकर प्रसाद की कविता दे रखी है। तो हम देखेंगे इन कविताओं को। तो ये जो आपका चैप्टर है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस पार्ट से आपके TMA के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे, तो हम इनको पढ़ते हैं इस पार्ट को। तो पाठ है छायावादी काव्य। देखिए, एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको ये चैप्टर ढूंढना हमें दिक्कत होती है, NIOS की साइट से आपको नहीं मिल पाता है, वैसे तो बहुत आसान है वहाँ से डाउनलोड करना। तो इस चैनल पे वीडियो में बता भी रखा है किस तरह से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी दिक्कत आती है तो अब की बार NIOS ने बहुत अच्छा काम किया है कि हर चैप्टर के आगे बार कोड दिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर दिया हुआ है तो बार कोड है। तो आप देखिए, यहाँ से बार कोड से आप स्कैन करोगे तो भी ये चैप्टर आपके गूगल से खुल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इस चैप्टर को खोल सकते हो। तो जितने भी चैप्टर है जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ, तो आप जहाँ पर भी ये बारकोड दे रखा है वहाँ से आप इसको वीडियो को स्किप करके आप स्कैन कर लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपका खुलेगा। उस चैप्टर को आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो पढ़ते हैं चैप्टर को, छायावादी काव्य, निराला और जयशंकर प्रसाद। अब पहले हम पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। हिंदी में लगभग 1918 से 1936 तक के बीच के काव्य की मुख्य धारा को छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में जो समय काल रहा है उसमें 1918 से लेकर 1936 के बीच का जो जो समय था उसके अंतर्गत जो भी काव्य लिखा गया था उसको छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कवि मुकुटधर पांडे ने अपने एक लेख में किया था, जिसका शीर्षक था हिंदी में छायावाद। अनेक विद्वानों ने छायावाद को स्वतंत्रतावाद भी कहा है। हिंदी की छायावादी काव्य धारा मुख्य रूप से रीतिकाल की घोर श्रृंगारिकता एवं द्विवेदी युगीन काव्य की सपाट उद्देश्यात्मकता एवं वर्णनात्मकता प्रवृत्ति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आई है। तो देखो, रीतिकाल में जो भी श्रृंगारिकता वाले जो काव्य लिखे गए थे, है ना, कुछ उपदेशात्मक काव्य लिखे गए थे, वर्णनात्मक काव्य प्रवृत्तियों वाले काव्य या कहानियाँ लिखी गई थी, उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया है। ये कविता अंग्रेजी के रोमांटिक एवं बंगला के स्वच्छंदवादी काव्य से भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा छायावादी काव्य भारत के स्वाधीनता आंदोलन और मुख्य रूप से गांधी युग में लिखा गया, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था चल रहा था उस समय लिखा गया था, और साथ में गांधीवादी युग, यानी गांधी जी का जो समय था, गांधीवादी युग था, उस समय काव्य लिखा गया। यही कारण है कि छायावादी कविता में एक और जहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता की चेतना है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वतंत्रता की है। तो छायावादी कविताएं आप जितने भी पढ़ोगे उसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जो स्थितियाँ है उसके ऊपर चर्चा की गई है। उन्हीं स्थितियों के बारे में वहाँ पर बताया गया है कि समाज में किस तरह की विडंबना फैली हुई है ना, लोगों के बीच में गुलामी फैली हुई है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी उस समय नहीं थी क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, और साथ में राष्ट्र की स्वतंत्रता भी वो चाहते थे। तो ये उसके अंतर्गत छायावादी काव्य में अधिकतर यही चीज़ें बताई गई है। इसके अतिरिक्त छायावाद प्रेम, सौंदर्य, प्राकृतिक संवेदना, राष्ट्रीय जागरण एवं मानवतावाद का काव्य है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी है निराला, यानी इसका उपनाम निराला है, और महादेव वर्मा छायावाद के चार स्तंभ है, यानी चार ये मुख्य कवि है जिन्होंने छायावाद के अंतर्गत उस युग के अंतर्गत बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, लेख उन्होंने लिखे थे, जो कि समाज की किसी न किसी विडंबना को लेकर, किसी न किसी परिस्थिति समस्या को लेकर वो लिखे गए थे। तो इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य ये है कि श्रमिकों की कठिन जीवन परिस्थितियों पर टिप्पणी कर सकेंगे। देखो, इस पाठ के अंदर जो जयशंकर प्रसाद की जो कविता है, साथ में निराला जी की जो जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है ना, उसके अंतर्गत भी चीज़ें बताई गई है कि किस तरह से जो श्रमिक है, श्रमिक का जीवन किस तरह से होता है, उनकी कठिन परिस्थितियाँ कैसे होती है और कैसे वो कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समाज में फैली विषमता का विवेचन कर सकेंगे। निराला की कविता के भाव सौंदर्य का वर्णन कर सकेंगे। निराला की कविता की भाषा शैली और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। अब पढ़ते हैं हम कविता को। और इसके अलावा हाँ, पराधीन भारत में देशवासियों के भीतर उठ रही स्वतंत्रता की आकांक्षाओं की पहचान कर प्रस्तुत कर सकेंगे, यानी जो पराधीन देश था, हमारा देश जब गुलाम था, उस समय लोगों के मन में किस तरह से अपने देश को स्वतंत्र करवाने की आकांक्षाएं उठ रही थी उसकी हम पहचान कर सकेंगे। प्रसाद की कविता की भावगत विशेषताओं पर टिप्पणी कर सकेंगे। प्रसाद की कविताओं के शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। प्रसाद की
प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कर सकेंगे। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसकी हम कविता के बारे में हम जानेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जिस युग में कविता लिख रहे थे, उस युग में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। देखो, जिस समय सूर्यकांत निराला जी जब कविता लिख रहे थे, तो उस समय जो हमारा देश है, अनेक प्रकार के आर्थिक सामाजिक कुछ परिवर्तन उस समय हो रहे थे। आर्थिक असमानता के कारण होने वाले शोषण को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे। जो हमारे देश में आर्थिक जो शोषण हो रहा था, लोगों का असमानता थी, उसके कारण निराला बहुत बेचैन थे। उनकी अनेक रचनाओं में ये बेचैनी और पीड़ा झलकती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में एक श्रमिक स्त्री के संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो वह तोड़ती पत्थर के अंतर्गत जो है ये कविता दे रखी है इस पाठ में। उसके अंदर जो श्रमिक स्त्री है, यानी मजदूरनी है, अनेक श्रमिक स्त्री किस तरह से संघर्ष कर रही होती है, उसके बारे में इसमें कविता में चित्रण किया गया है। कवि उस श्रमिक स्त्री के प्रति संवेदनशील है और हमें भी ऐसी स्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इस कविता को समानुभूति से उपजी कविता भी कहा जा सकता है। समानुभूति यानी कि जो वो श्रमिकनी थी, जो मजदूरनी थी, श्रमिक स्त्री थी, जो जिस तरह से वो संघर्ष कर रही थी, बड़ी धूप में वो पत्थर तोड़ रही थी, है ना, मजदूरी कर रही थी, तो उसको क्या क्या पीड़ा उस समय हो रही थी। गर्मी उसको लग रही है, पसीना उसके आ रहा है, बेचैनी उसको हो रही है वो गर्मी की वजह से, कोई छायादार वृक्ष उसके ऊपर नहीं है ना। तो उस समय उसकी कैसी स्थिति हो रही थी, उस स्थिति को निराला जी ने स्वयं ने महसूस किया। और ये कहते हैं कि हमें भी ऐसे श्रमिकों के प्रति हमेशा समानुभूति रखनी चाहिए। समानुभूति यानी कि समान अनुभव करना चाहिए, उनकी पीड़ा को वैसे ही अनुभव करना जैसा कि वो स्वयं अनुभव कर रहा होता है, तो वहाँ समानुभूति होती है। चलो अब हम मूल पाठ को पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर। देखो, ये श्रमिक स्त्री दे रखी है, वो किस तरह से पत्थर तोड़ रही है, कोई छायादार वृक्ष नहीं है, और सामने जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े घर बने हुए, सुंदर सुंदर बंगले और मकान बने हुए हैं, यानी कि भवन बने हुए हैं। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देख उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय करमरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई भूं, गर्भ चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सह सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो सुनी थी झंकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक कर माथे से गिरे शिकर। लीन होते क्रम में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो अब ये एक श्रमिक स्त्री के बारे में यहाँ पर इस कविता में कहा गया है। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो देखो, ये जो कविता है इलाहाबाद की सड़क पर काम में लगी हुई एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखी है ना, कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठे काम करने में लगी हुई थी, वहाँ कोई छायादार नहीं था, यानी वो पेड़ छायादार नहीं था। तो यही कह रहे हैं निराला जी कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कि मैंने उस श्रमिक स्त्री को देखा है, तो वह श्रमिक स्त्री इलाहाबाद के पथ के ऊपर क्या कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी, और उसके पास कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था। तो इलाहाबाद के पथ पर जब वो पत्थर तोड़ रही थी, तो उस इलाहाबाद के पथ यानी उस रास्ते पर मैंने उस स्त्री को देखा, वहां पर कोई छायादार वृक्ष नहीं था, कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, यानी कि वह जिस पेड़ के जो बैठी हुई थी वो कोई छायादार वृक्ष नहीं था। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय क्रमरत मन, यानी उसका जो तन है, उसका जो तन है, उसका शरीर है, वो श्याम तन था। श्याम तन का मतलब वो सांवला शरीर था, क्योंकि अधिकतर श्रमिक लोग जब धूप में काम करते हैं तो उनका शरीर जो है सांवला हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो वहाँ तेज प्रखर गर्मी हो रही थी, जो उसे तेज गर्मी की प्रखरता से उसकी तेजी से बचा सके, क्योंकि कोई छायादार वृक्ष तो था नहीं जो उसकी तेज गर्मी और तेज गर्मी की प्रखरता से उसको बचा सके। उसे इस स्थिति में कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि वह तो उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए, यानी कि बैठी हुई उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए तो अपने काम में लगी हुई थी। क्योंकि श्रम का जो काम होता है, श्रमिक का काम होता है, वो बड़ा कठिन भी होता है ना। जब कठिन श्रम करना ही है तो अनुकूल परिस्थिति को क्या देखना होता है,
है ना। तो ये कोई कल्पना भी नहीं कर रहे कि मुझे कोई अनुकूल परिस्थितियाँ मिले जहाँ मैं छायादार वृक्ष के नीचे बैठ के काम करूँ। तो अपन ने भी कई तरह के इस तरह के श्रमिकों मजदूरों को देखा जो बेचारे गर्मी भरी धूप के अंदर काम करते रहते हैं। उस अनुकूल परिस्थिति में भी वो कुछ नहीं देखते कि मेरे को मेरे अनुकूल परिस्थिति मिले, ठीक है। वो तो धूप में भी काम करते रहते हैं। तो यही कवि यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे देखिए, श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय क्रम रत मन। अब जो कवि है उनकी दृष्टि श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य पर पड़ती है कि वो किस तरह का शारीरिक रूप सौंदर्य है। तो वो बताते हैं कि उसका शरीर सांवला है ना। ये सांवलापन उसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है कि सांवलापन है ना, श्रम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सांवलापन श्रम का, कि उसका शरीर कैसा है? सांवला है, क्योंकि वो श्रम करती है, मेहनत करती है, बड़ी धूप में काम करती है। धूप में काम करने वालों का शरीर अधिकतर सांवला हो ही जाता है। साथ ही ये हमारे देश में रहने वाले अभावग्रस्त, शोषित और आमजन जो है उनकी ओर भी संकेत करता है। वस्तुतः जो धूप में काम करता है उसका शरीर जो है वो धूप में सांवला पड़ ही जाता है। वह युवती है और वो क्या है? भर बंधा यौवन, यानी वो युवती है ना। और उसका जो शरीर है उसका अपने यौवन पर भी नियंत्रण है और वो गंभीर भी है ना। तो इस तरह से वो कार्य कर रही है। नत नयन का मतलब होता है उसकी आंखें झुकी हुई है। प्रिय क्रमरत मन, और उसका पूरा मन काम में लगा हुआ है। प्रिय क्रमरत, प्रिय यानी वो अपने काम के प्रति प्रिय, उसको अपना काम प्रिय लगता है और पूर्ण रूप से पूरी तन्मयता से अपने काम में लगी हुई है और उसको क्रम बहुत प्रिय है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा मतलब उस गुरु यानी कि बहुत ही भारी हथौड़ा उसके हाथ में है। तो भारी हथौड़े को हाथ में लेकर करती बार बार प्रहार, तो बार बार उस पत्थर के ऊपर प्रहार करती है और उन्हें तोड़ रही है। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। अब देखो, अब वहीं यहीं पर कवि जो है वो एक विरोधी परिस्थिति बता रहा है कि एक तो बिना छायादार वृक्ष के नीचे काम कर रही है, भरी दोपहरी में काम कर रही है ना, बहुत तेज गर्मी और भीषण तेज हो रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। और सामने ही क्या है? सामने तरु मालिका यानी सामने ही जो है तरु मतलब होता है पेड़ों की मालिका, यानी कि पंक्तियाँ लगी हुई है। सामने बड़े बड़े भवन है, उसके अंदर पेड़ों की पंक्तियाँ लगी हुई है। अट्टालिका प्रकार, अट्टालिका यानी कि बड़े बड़े महल और मकान बने हुए हैं और वह उसके एकदम सामने है। तो सामने की परिवेश जो है वो संपन्नता और सुख संपत्ति को झलका रहा है कि जो उसके जो सामने जो मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े घर है, सुंदर सुंदर मकान है, साथ में छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। उन मकानों को, छायादार वृक्षों ने उन मकानों को पूरी रूप से घेर रखा है। तो वहाँ तो सारी सुख संपन्नता दिखाई दे रही है और इनकी परिस्थिति जो है वो धूप में काम कर रही है ना। वो धूप में काम करके अपने पूरे शरीर को सांवला कर चुकी है, बहुत कठिन परिश्रम कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्थिति है विरोधी परिस्थिति को चित्रण कर रहा है। वह कहता है कि जहाँ एक और वह मजदूरी गर्मी में छायादार वृक्ष के नीचे छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश में संपन्नता और सुख संपत्ति झलक रही होती है ना। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, अब धूप चढ़ रही थी यानी कि बहुत तेज धूप हो रही थी, दोपहर का समय था और साथ में ही गर्मी के भी दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा यानी कि दिवस, यानी कि जो दिन का है वो तमतमाता रूप था। तमतमाता रूप का मतलब ये होता है कि बहुत तेज़ गर्मी होने के कारण, दोपहर का समय था, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, तो बहुत ही तेज़ गर्मी के कारण रूप जो है दिन का तमतमा रहा था। उठी झुलसती लू झुलस उठी झुलसाती हुई लू, और बहुत तेज़ गरम गरम लू चल रही थी, गरम गरम हवाएं चल रही थी। तो गर्मी के दिन में आपने देखा होगा कि धूप बढ़ने लगती है, तो गर्मियों के दिनों में तमतमाता सूर्य भी अपनी प्रचंड गर्मी के साथ और सबको व्याकुल कर रहा होता है, ठीक है। और जहाँ तमतमाता रूप होता है ना, वो दिन के समय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा होता है और वो मजदूरी उस तमतमाते धूप के अंदर, गर्म लू के अंदर भी वो कार्य कर रही है। रुई जो जलस्ती भू, तो इस गर्मी के कारण, बहुत तेज गर्मी के कारण जो जो धरती है, भू यानी कि धरती, भू यानी धरती है ना, तो वो भूमि भी ऐसी झुलस रही है, ऐसी जल रही है जैसे कोई रुई जल रही हो। तो रुई जैसे धीरे धीरे जलती रहती है, गर्मी देती रहती है, तो ऐसे ही वो जो है धरती भी अंदर ही अंदर से सुलगती जाती है। चारों ओर गर्द चिंगारी छा गई। गर्द यानी कि जो मिट्टी के कण हैं वो भी बहुत गरम गरम चिंगारी के समान हो रहे हैं। वह प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो इस तरह से वो दोपहर हो रही है, दोपहर का समय है और वो पत्थर तोड़ रही है और चारों तरफ धूल का गुब्बारा छाया हुआ है और जो कण है वो कण भी जो है मिट्टी के कण है वो भी चिंगारी के समान नजर आ रहे हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, तो जब कवि ने
उसी मजदूरनी को जब वो देख रहे थे, तो मजदूरनी को ऐसा लगा कि ये जो मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो कभी मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में जब काम करते हुए देख रहा था, तब मजदूरनी भी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। तो देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिंता। तो मजदूरनी ने जब देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, कोई मुझे देख रहा है, कभी मुझे देख रहा है, तो देखते उसने देखा, तो उसने क्या किया कि उसने देखते हुए देखकर उसने सामने की अट्टालिका को देखा, है ना, उस भवन को देखा, उस भवन की ओर देखा चिंता। जो सामने अट्टालिका बनी हुई थी, वो भवन बने हुए थे, सुंदर सुंदर मकान बने हुए थे, उसकी ओर उन्होंने एक बार देखा। और देखने से उसका काम करने पर थोड़ा क्रम उसका विचलित हो गया, तो देखते से उसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा धीमा पड़ गया, है ना। चिंता यानी कि लगातार उसने उसको वो भवन की ओर भी देख रही थी। उस भवन की ओर देखकर भी ले उस मजदूरनी के मन में, उस श्रमिक स्त्री के मन में कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी कि देखो मैं तो मजदूरी मजदूरी कर रही हूँ, इतनी धूप में कर रही हूँ, देखो सामने कितने सुंदर सुंदर मकान हैं, ये लोग सुंदर मकानों में रह रहे हैं। तो इस तरह की उसको कोई भी इसके मन में ईर्ष्या भाव नहीं थी। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खार खाकर रोई नहीं, ये मार खा रोई नहीं, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि जो कवि कह रहे हैं कि, है ना, जब उस मजदूरी ने मुझे ऐसा देखा तो ऐसा लगा कि वो मुझे इस रूप से देखा कि जैसे कि वो शोषण की शिकार है, उसने शोषण को सहा हो, पर रोकर अपनी दीनता कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं की है। वो रोकर जैसे कि मार खा के कोई रोता नहीं है, मार खा के चुपचाप सहन कर लेता है। तो ऐसे ही वो श्रमिक स्त्री थी जिसने शोषण को सहा है ना, अपनी दीन ही स्थिति को भी प्रकट कभी किसी के सामने नहीं किया। कवि को लगता है कि सितार तो बजे, देखो, सजा से सितार, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। कवि को ऐसा लगा कि उस समय क्या है, सितार जो है, जो सितार है, जो सितार है, सितार को बजाने पर भी जो झनकार उठती है ना, वो मैंने कभी नहीं सुनी थी। ऐसी झनकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसकी स्वाभाविक दृष्टि में प्रकट हो रही थी। यानी कि ऐसा उस समय की स्थिति मुझे ऐसी लग रही थी, ऐसी महसूस हो रही थी कि कोई सितार बज रहा हो, और ऐसी सितार की ध्वनि मैंने कभी भी नहीं सुनी है। लेकिन वो ध्वनि आज मुझे महसूस हो रही, कौन सी ध्वनि उसको महसूस हो रही थी कि उस मजदूरनी के श्रम की ध्वनि, है ना, उसके स्वाभिमान की ध्वनि उसको महसूस हो रही थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, यानी एक क्षण के बाद उसका शरीर थोड़ा कांपा, ढुलक्कर माथे से गिरे शिकर, और उसके ढुलक्कर माथे से, यानी उसके माथे से है ना, जो पसीना, शिकर यानी होता है पसीना, पसीना ढुलक कर नीचे आ गया। लीन होते क्रम में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, और इस तरह से वो पुनः अपने काम में लग गई, और पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज में कवि को लगा मानो कि वह कह रही हो कि वह तोड़ती पत्थर, यानी कि वह क्या कर रही है, मजदूरी कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। तो ये तोड़ती पत्थर का मतलब हम एक तरह से ऐसे भी ले सकते हैं कि दीनहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती है, कि वो ये कहना चाहती है, वो श्रमिक स्त्री की दीनहीन जो सामाजिक स्थिति है, लोगों के हृदय में हृदयहीन जो सामाजिक स्थिति, उसको तोड़ना चाहती हो। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने एक श्रमिक स्त्री के जरिए एक हमारी समाज में जो अव्यवस्था है, असमानता है, उसकी ओर हमारी दृष्टि उन्होंने डाली है। कि एक तरफ तो बड़े बड़े महल है, भवन है, उन भवनों को भी जो है बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा है, उनको भी छाया प्रदान कर रखी है। और एक तरफ ये है जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, अभावग्रस्त लोग हैं, जिनके रहने के लिए तो क्या उनके छायादार वृक्ष भी उनको नसीब नहीं होते हैं, और वो बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो ये था हमारे जयशंकर जी प्रसाद का जो है कविता। तो इस कविता को हमने पढ़ा है, इसको हमने समझा है, और ये कविता आप सूर्यकांत निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी ये कविता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, और आप को ये कविता से के माध्यम से कोई व्याख्या आती है तो आप आराम से कर पाओगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। श्रमिक स्त्री को क्या प्रिय है, तो देखो, श्रमिक स्त्री को क्या प्रिय है कि वो क्रम प्रिय है, कि वो हमेशा क्रम में ही लगी रही है, तो उसको क्रम प्रिय है, तो इसका आंसर आएगा ग। तो ग इसका आंसर है। कविता में किस प्रकार के मौसम का वर्णन है, तो हमने देखा कविता में ग्रीष्म के मौसम का वर्णन है, कि वहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ग्रीष्म ऋतु थी। अगला प्रश्न है, पत्थर तोड़ने वाली जहाँ बैठी थी उसके सामने किसका दृश्य है, तो हमने देखा था कि पत्थर तोड़ने वाली जहाँ सामने बैठी थी उसके सामने अट्टालिका, यानी बड़े बड़े भवन, अट्टालिका मतलब होते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल, भवनों का दृश्य वहाँ पर था।
अब जो हमने कविता को मैंने जो आपको समझाया है, हमने कविता जो भी मूल पाठ से पढ़ी है उसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो अगर आपके पास किताब है तो इसी तरह से आपको व्याख्या पढ़नी है। तो अंश नंबर 1 दे रखा है, यानी कि वह तोड़ती पत्थर और अट्टालिका प्रकार, यानी कि ये जो व्याख्या है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है। देखिए इसके साइड में भी लिखा हुआ होता है ना। वह तोड़ती पत्थर, यानी हमने जो मूल कविता भी पढ़ी, ये कविता भी देखो, आपने ये जो कविता पढ़ी है, इस कविता में वह तोड़ती पत्थर और अट्टालिका, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस कविता का जो है वो वहाँ पर अंश में अर्थ बता रखा है। तो हम अंश से भी एक बार इसको पढ़ते हैं ताकि ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रसंग, वह कविता कविता पढ़कर आप पहले जान चुके हैं, यानी कि वह तोड़ती पत्थर अट्टालिका प्रकार। तो ये जो कविता यहाँ लिखी है, ठीक है, कविता का अंश भी यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रसंग, कविता पढ़कर आप पहले जान चुके हैं कि ये एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। कभी उसे इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम करते देखा है, उसी का चित्रण इन्होंने यहाँ पर खींचा है। व्याख्या, इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखा है कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठी काम में लगी है वह कोई छायादार पेड़ नहीं है जो उसे गर्मी की प्रखरता से उसकी तेजी से बचा सके। वह उसे इस स्थिति से कोई शिकायत नहीं है, पर उसे उच्च स्थिति से भी कोई शिकायत नहीं है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर रही है, सोच ही क्यों, क्योंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना करना ही व्यर्थ है। कवि की दृष्टि पहले श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाती है। उसका शरीर सांवला है, वह सांवलापन श्रम का प्रतीक है। साथ ही हमारे देश में रहने वाले अभावग्रस्त शोषित आम जन की ओर संकेत करता है। वस्तुतः धूप में काम करने वाले श्रमिकों का रंग जो है धूप में सांवला पड़ ही जाता है। वह युवती है, उसका अपने यौवन पर नियंत्रण है, गंभीर है, उछल है नहीं है, गंभीर तो है लेकिन उछल नहीं है। उसकी आंखें झुकी हुई है, उसका मन भी काम पर पूर्णतः तन्मयता से लगा है। क्रम उसे प्रिय है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थर पर चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। वह कहता है, जहाँ एक और वह मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश में संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, विशाल ऊंचे भवन हैं और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कविता की इन पंक्तियों में यह इस संकेत स्पष्ट है कि वह सम्भ्रांत नागरिकों की बस्ती, सम्भ्रांत मतलब होता है कि अमीरों की वो बस्ती है, वो जो कॉलोनी है वो बड़े बड़े लोगों की है, अमीरों की है, अच्छे पैसों वालों की है। वे लोग सुख सुविधाओं के बीच अट्टालिकाओं में परकोटे में से घिरे बैठे। अट्टालिकाओं के चारों परकोटा, यानी कि वो चारों तरफ डंडा खिंचा हुआ है ना, पगडंडी खिंची हुई है, चारों तरफ डंडा है, तो उस परकोटों से घिरे हुए हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं। उनको ये नहीं लगता कि बाहर कोई मजदूर काम कर रहा होगा, कितना पर कैसी भरी धूप के अंदर बिना छायाहीन वृक्ष के नीचे भी कोई लोग काम कर रहे हैं, है ना। जबकि उन भवनों का निर्माण करने वाले को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं होती है। वो जो इन भवनों को बनाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको तो मौसम से बचने के लिए, धूप बारिश आंधी तूफान से बचने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक विरोधी परिस्थिति बताई गई है। अब हम अगले अंश की ओर बढ़ते हैं। तो इससे संबंधित पहले कुछ प्रश्न दे रखे हैं। कवि ने मजदूरी के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, कवि उसका नाम नहीं जानता। वह किसी भी श्रमिक की बात हो सकती है, महिला के लिए वह कहना ही उचित है, क्योंकि देखो ये तो किसी भी श्रमिक की बात हो सकती है, तो वह किसी भी श्रमिक की बात हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, पठित पंक्तियों में चित्रण नहीं किया गया है, तो इस पंक्ति में किसका चित्रण नहीं है? श्रमिक के कठोर श्रम का, तो ये तो किया गया है। काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियों का, तो इसका भी किया गया है। शोषण और शोषित की जीवन शैली में अंतर का, तो ये भी है। युवती के उच्चकल शारीरिक सौंदर्य का, तो ये इसमें इसका वर्णन नहीं किया गया है। देखो उच्चकलता का मतलब होता है अपनी मनमर्जी करना, है ना, गैर जिम्मेदार होना, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसका वर्णन इसमें नहीं है, तो ये इसमें इसका आंसर आएगा। अंश नंबर 2, चढ़ रही थी धूप वह तोड़ती पत्थर। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। तो इसके अंदर बताया गया है कि धूप तेज हो रही थी और वो मजदूरनी जो है, श्रमिक स्त्री है, वो पत्थर तोड़ रही थी। तो इसका अंश भी देखो यहाँ पर ये कविता दे रखी है। आप जान गए हैं कि इलाहाबाद की किसी सड़क पर तपती दोपहर में पत्थर तोड़ती महिला के श्रम का चित्रण कवि इस कविता में कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि कार्य की कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहा है। दोपहर में धूप पड़ने लगी है, गर्मियों के दिन है और तमतमाता सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है।
यहाँ तमतमाता रूप प्रत्यक्ष में तो दिन का है, पर उसे मजदूरनी के तमतमाए चेहरे से भी जोड़ा गया है। जरा सोचिए, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है। गर्म लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा देते हैं। कवि कहता है कि इस समय धरती ऐसी तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुब्बारा छा गया है। गरद का एक एक कण चिंगारी से जलने लगा है। गरद यानी कि मिट्टी का एक एक जो कण है वो चिंगारी की तरह जलने लगा है। अब तो दोपहर हो गई है। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में भी वह मजदूरनी सिर नीचा किए पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं। दीवा का तमतमाता रूप कथन से आशय है। तो दीवा का तमतमाता रूप कथन से क्या आशय है। क है दिया जगमगा रहा है। मजदूर क्रोध से तमतमा रहे हैं। ग दिन जगमगा रहा है। घ सूर्य मानो आग बरसा रहा हो। तो यही इसका आंसर रहेगा कि सूर्य मानो आग बरसा रहा हो। तो घ इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है, रुई जो जलती हुई भू का आशय है। धरती पर आग लगी थी। रुई धीरे धीरे जल रही थी। असहनीय गर्मी पड़ रही थी। धरती धीरे धीरे सुलगे रही थी। तो इसका आंसर आएगा असहनीय गर्मी पड़ रही थी। तो इसका ये आशय निकलता है कि असहनीय गर्मी पड़ रही थी। अगला अंश 3 पढ़ेंगे अपन की, देखते देखा मुझे तो एक बार, यानी मैं तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो इसका अंश की कविता भी यहाँ पर दे रखी है। अब इस कविता के शेष पंक्तियाँ पुनः पढ़ लीजिए। अब इसमें ये बताया गया, कवि मजदूरी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनता, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सह सितार सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। एक क्षण के बाद वे कांपी सुधर, ढुलके माथे से गिरे शिकर, लीन होते क्रम में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अट्टालिका को देखा और देखने में उसका काम करने का क्रम थोड़ा सा विचलित हुआ, पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा जिससे शोषण हो रहा है। शोषण सहा, जिसने क्या सहा है, शोषण सहा है, पर रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झनकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झनकार मुझे उस मजदूरी के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि में सुनाई पड़ी। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह सुडौल युवती कांपी। उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। उसके बाद वह पुनः काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वे कह रही हो कि वह पत्थर तोड़ती है। यहाँ मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। तो ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट, यानी कि ये पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी। अभी ये आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, मैं तोड़ती पत्थर, उसकी ही कविता यहाँ पर दी गई है। इस कविता को हमने पढ़ा है। तो निराला जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में एक मजदूर की, एक अभावग्रस्त लोगों की स्थिति को उन्होंने वर्णन किया है। अब हम जयशंकर प्रसाद की कविता को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि है। उनकी कविताओं में व्यक्तिक अनुभूति, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से हुई है। इसीलिए हिंदी कविता के इस युग को नवजागरण का युग कहा जाता है। उनके चंद्रगुप्त नाटक की गिनती हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में होती है। जिस गीत हिमाद्री तुंग श्रृंग से को आप पढ़ने जा रहे हैं, वे इसी नाटक के चौथे अंक से लिया गया है। तो ये जो कविता है आपकी हिमाद्री तुंग श्रृंग, तो ये जो है वो इसी चंद्रगुप्त नाटक के चौथे जो अध्याय है, चौथा जो अंक है, उससे लिया गया है। ये एक प्रयाण गीत है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उत्साह के भाव का होना आवश्यक होता है। उत्साह की अभिव्यक्ति अथवा उत्साह बढ़ाने के लिए गाया जाने वाला सामूहिक गीत प्रयाण अथवा प्रस्थान गीत कहा जाता है। तो देखो, ये एक प्रयाण गीत है, यानी कि जब योद्धा युद्ध करने के लिए जाते हैं, युद्ध के लिए निकलते हैं, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको ही प्रयाण या प्रस्थान गीत कहा जाता है। आइए इस गीत को समझे। तो पहले मैं इस गीत को आपको पढ़ के पूरी कविता सुनाती हूँ। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुडावाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि देखो, हिमाद्री तुर्क संघ से, तो ये जो कविता है वो जब चंद्रगुप्त जो नाटक है ना, उसमें जो प्रस्थान गीत हो रहा था, यानी कि प्रस्थान गीत के रूप में लिखा गया है। तो इस कविता में बताया गया है कि जो एक नायिका है, उस नायिका का नाम है अलका। अलका जो है, अलका इस गीत को गा रही है। ये एक सामूहिक गीत भी हो सकता है। तो जब हमारा देश अंग्रेजों का शासन को मुक्त करवाने की ओर भी ये कामना करता है ये पाठ। तो नाटक की पात्र अलका है। अलका के माध्यम से कवि का कथन है कि अलका के माध्यम से कवि यहाँ पर कविता लिख रहा है। उसके माध्यम से कथन है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ज्ञान एवं सत्य की देवी माँ भारती सरस्वती की स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। यानी कि हिमाद्री शृंग संघ से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमजुला स्वतंत्रता पुकारती। यानी कि हिमालय की जो ऊंची चोटी है, पर्वत की ऊंची चोटी है, उससे त्रुंग श्रृंखला यानी ऊंची चोटी से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यानी ज्ञान और जागृति की जो देवी है, शुद्ध भारती यानी जो देवी है, भारती यानी कि देवी सरस्वती है ना, या भारत माँ कह सकते हैं हम। तो भारत माँ है ना, वो स्वयं प्रभा सुमंजला यानी कि वो स्वयं प्रभा के रूप में, एक स्वयं प्रकाश पुंज के रूप में और विशेष आभा के रूप में वो स्वतंत्रता के लिए पुकार रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हिमालय है हमारा स्वतंत्र भारत के लिए, हमारे हिमालय बहुत ही योगदान देता है। प्राचीन काल से हिमालय हमारे देश के, भारत के रक्षक के रूप में जाना जाता है। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। अमर्त्य, अमर्त्य का मतलब यह होता है कि दिव्य, अनश्वर, जो कभी मरते नहीं हो। कि तुम जो भारत के वीर पुत्र हो, कैसे हो? अमर्त्य हो, जो कभी मर नहीं सकते हो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो कि तुम अमर्त्य वीर पुत्र हो, हे भारतवासी, तुम अमर वीरों की संतान हो, है ना। तुम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प सोच लो। ये निश्चित कर लो कि इसके लिए तुम अथक संघर्ष करते रहोगे, यही तुम्हारा परम कर्तव्य भी है। प्रशस्त पुण्य पत्र है बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पत्र, प्रशस्त का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, पावन, पवित्र। तो ये जो मार्ग है, यानी हमारे देश को स्वतंत्र करवाने का जो मार्ग है, वो एक पवित्र मार्ग है। इसके ऊपर तुम बढ़े चढ़ो। अपने कर्तव्य के मार्ग की सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। यानी कि मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य का मार्ग होता है, वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। अतः संघर्ष के लिए पावन मार्ग पर तुम अपने कदम निरंतर आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दहासी। तो कवि यहाँ पर आगे कह रहे हैं किसके माध्यम से? अलका के माध्यम से। अलका जो है वो जब युद्ध के लिए योद्धा जा रहे हैं तो उनको प्रेरित कर रही है ना। तो अलका के माध्यम से कवि आगे कह रहे हैं कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ यानी कि माँ भारतीय देशवासियों से स्वतंत्रता की पुकार कर रही है कि हे भारतवासियों, है ना। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ यानी असंख्य करोड़ों जो सूर्य की किरणें हैं, चमकती सूर्य की किरणें हैं, वो तुम्हारी ख्याति को दिशाओं, जो तुम्हारी ख्याति है, तुम्हारी प्रसिद्धि है, उसको चारों दिशाओं में फैला रही है। यानी असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, तुम्हारी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो असंख्य जो ये सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों दिशा में फैला रही है। सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, यानी तुम सपुत्र हो, तुम सपूत हो, मातृभूमि के लिए तुम क्या हो? सपूत हो, है ना। तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें रुकना नहीं है, और तुम्हें स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष करना है, इसके लिए रुकना नहीं है। तो तुम क्या हो? हे भारतवासी, तुम वीर हो, है ना, तुम योद्धा हो, तुम साहसी योद्धा हो। तो अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना ही तुम्हारा उद्देश्य है। अराती सैन्य सिंधु में सुडाग्नि से जलो, यानी कि देखो जो अराती का मतलब होता है शत्रु, जो शत्रुओं की सेनाएं हैं, है ना, शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह अथाह है। सैन्य सिंधु में, सैन्य सिंधु का मतलब होता है सेना, सिंधु यानी कि समुद्र। तो जो अराती यानी कि शत्रु की सेना है वो विशाल जलराशि के समान, विशाल समुद्र के समान विशाल सेना है। तो अथाह इसी प्रकार पराजित करना है। किस प्रकार? सुडाग्नि से जलो। तो तुम जो सुडाग्नि मतलब होता है समुद्र के भीतर लगने वाली आग। तो समुद्र में जो आग लगती है, तो समुद्र में जब आग लग जाती है तो समुद्र की आग अपने अंदर के जीवों को सने सने सबको जला के खत्म कर देती है, सबको मार देती है, असंख्य जीवों को जलाकर वो सुखा भी देती है। तो हे देशवासी, तुम सूरवीर हो। सच्चा सूरवीर वही होता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति के लिए तत्पर रहता है। तो यही वो कहा गया है कि जो असंख्य
शत्रु है, तुम्हारे शत्रु सेना है, जो तुम्हारे समुद्र के समान विशाल जो सेना है ना, उसको तुम उसी तरह पराजित कर दो जिस प्रकार समुद्र के भीतर की आग उसके असीम जल राशि के भीतर रहने वाले असंख्य जीवों को नष्ट कर देती है, सुखा देती है, जलाकर उनको सुखा देती है। तो ऐसे ही तुम भी शत्रु की सेनाओं के बीच में प्रवेश कर जाओ और शत्रु की सेना को उसी प्रकार जला दो, उसी प्रकार नष्ट कर दो जिस तरह से समुद्र की आग उनके जीवों को नष्ट कर देती है। प्रवीण हो, जयी बनो। तो तुम क्या हो? प्रवीण हो और जयी बनो। प्रवीण यानी कि जो कभी हारने वाले नहीं हैं, है ना, ऐसे है। तो तुम ऐसे वीर हो, भारतवासी के सपूत हो, भारत देश के ऐसे वीर सपूत हो। तो इस तरह से तुम्हें हमेशा क्या बनना है? अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने देश को स्वतंत्र करवाना है और आगे बढ़ते जाना है और हमेशा अपने विजय को ही साथ में रखना है। अपने अपने प्राणों की आहुति देकर भी तुम्हें अपने देश को स्वतंत्र करवाना है और हमारे जो स्वाधीनता है हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, इसको हमें एक अखंड बनाए रखना है। तो इस तरह से भारतवासियों को जो है जो कवि है अलका के माध्यम से पुकार रहे हैं स्वतंत्रता की ओर, उनको अग्रसित कर रहे हैं, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि जब ये कविता लिखी गई थी तो छायावादी युग था। छायावादी युग में हमारा देश भी क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। तो कवियों ने भी हमारे देश के लोगों को जागृत करने के लिए इस तरह की कविताएं लिखी है। अब हम इसको अंश के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो हम देखते हैं। प्रश्न के पॉइंट है 4.2। तो 4.2 के हम प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में पुकारने वाला कौन है? तो पुकारने वाले कौन है? स्वतंत्रता। अगला है तो इसका उत्तर आएगा ख। प्रस्तुत पंक्तियों में अमर कहा गया है तो वीर पुत्रों को, जो वीर है, भारत की वीर पुत्र है, वीर है, उसको अमर कहा गया। तो इसका आंसर आएगा क, यानी वीर पुत्रों को। अब हम इसको अंश में पढ़ेंगे। तो हिमाद्री का मतलब होता है हिमालय पर्वत, तुंग शंख यानी चोटी, ऊंची चोटी, प्रबुद्ध यानी जागृत ज्ञानी, शुद्ध यानी कि पवित्र, स्वच्छ, भारती यानी भारत माता, स्वयं प्रभा यानी अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, समुज्ज्वला यानी विशेष प्रकार से आलोकित, अमर्त्य, दिव्य, अनस्वर, दृढ़ प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा से न हटने वाला, प्रशस्त यानी श्रेष्ठ, उत्तम, पुण्य, पथ यानी पावन मार्ग, असंख्य यानी अनगिनत, कीर्ति रश्मि यानी प्रसिद्ध, अथा ख्याति की जो किरणें होती है, विकिन यानी फैली हुई, दिव्य दाहसी यानी आलोकित ज्वाला अर्थात मसाल के समान, शूर यानी श्रेष्ठ योद्धा, आरात यानी शत्रु, सिंधु सेना रूपी समुद्र, सिंधु मतलब सेना, सिंधु यानी कि सेना रूपी समुद्र होता है ना, सुडावग्नि यानी समुद्र की आग, प्रवीण यानी वीर योद्धा, विजय यानी कि विजय होना। अब इनको अब देखते हैं हम अंश से। तो हिमाद्री तुंग सुद्र, बड़े चलो बड़े चलो। तो इसको दो पार्टों में बांटा गया है। इस कविता को जो है उसको दो भाग में बांट के इसका अर्थ बताया गया है। तो प्रस्तुत चंद्रगुप्त नाटक में यवनों से देश की रक्षा के लिए संग्राम छिड़ा हुआ था। यवन जो देश है वहाँ से जो यवन आए हुए थे यानी कि शत्रु सेना थी, उससे देश की रक्षा के लिए संग्राम छिड़ा हुआ था। भारतीयों में कर्तव्य की प्रेरणा जगाने के लिए नाटक की नायिका अलका इस गीत को समूह में गाती है। इस गीत का एक प्रसंग और है। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की कामना से भी की है। व्याख्या। नाटक के पात्र अलका के माध्यम से कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ज्ञान एवं सत्यता की देवी माँ सरस्वती भारत स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत प्राचीन काल से ही भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हिमालय की ऊंची चोटियों से भारती का पुकारना सार्थक है। गीत में आगे कहा गया कि हे भारत माता स्वयं अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित है, उसमें एक विशेष आभा है। वे आह्वान कर रही है कि हे भारतवासी, तुम अमर वीरों की संतान हो, अतः तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। तुम्हारा इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। तुम आज अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लो। ये निश्चित कर लो कि इसके लिए तुम अथक संघर्ष करते रहोगे। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मनुष्य के लिए कर्तव्य का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। अतः संघर्ष के इस पावन मार्ग पर तुम अपने कदम निरंतर बढ़ाते चलो। आप समझ गए होंगे कि गीत में मातृभूमि का मानवीकरण किया गया है। वे देश के वीरों का स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रही है। तो मातृभूमि का मानवीकरण का मतलब होता है कि जो मनुष्य नहीं है लेकिन उनको भी मनुष्य की तरह हरकतें करते हुए, गतिविधि करते हुए बताना। तो यहाँ पुकार कौन रही है? मातृभूमि पुकार रही है कि आप मुझे आज़ाद करवाइए, और अमर वीरों की संतान कहकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। बड़े चलो का आह्वान किसके प्रति किया गया है? तो ये कहा गया है अमर व्यक्ति यानी कि वीरों के लिए। प्रबुद्ध सुत कौन है? तो प्रबुद्ध सुत जो है वो हमारी भारती है। भारती यानी हमारा देश यानी भारत देश। अगला है असंख्य कीर्ति बड़े चलो। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं।
कविता के दूसरे अंश को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिन दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराति सैन्य सिंधु में सुडावाग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो बड़े चलो बड़े चलो। व्याख्या। माँ भारती देशवासियों से स्वतंत्रता की पुकार करती है। हे भारतवासियों, सूर्य की चमकती किरणों की तरह तुम्हारी ख्याति सभी दिशाओं में फैल रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि की ये किरणें एक दिव्य ज्वाला बनकर तुम्हारा पथ पथ प्रकाशित कर रही है। तुम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत हो, अतः इस स्वतंत्रता संघर्ष में तुम्हें रुकना नहीं है। हे भारतवासियों, तुम वीर और साहसी योद्धा हो, अतः अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना तुम्हारा उद्देश्य है। शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह अथाह है, इसे उसी प्रकार पराजित करना होगा जिस प्रकार समुद्र के भीतर की आग उसकी असीम जलराशि के भीतर रहने वाले असंख्य जीवों को जलाकर सुखा देती है। हे देशवासियों, तुम सूरवीर हो। सच्चा सूरवीर वही होता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति के लिए तत्पर रहता है। इसी निष्ठा से कर्तव्य पथ पर तुम्हें अपने कदम बढ़ाते चलो, तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। तो ये इसका है अर्थ। अब देश की स्वाधीनता के लिए हमारे पूर्वजों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इसे प्राप्त करने के लिए असंख्य भारतीयों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। स्वाधीनता हमारे लिए बहुमूल्य है, इसीलिए इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी भारतवासियों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा देश आज राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है, किंतु सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अभी भी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, भेदभाव आदि अनेक समस्याओं ने हमारे देश को आज भी जकड़ रखा है। गांधी जी जिस स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की स्वतंत्रता समाहित थी। हम सभी भारतवासियों का दायित्व है कि पूर्ण स्वतंत्रता के उनके सपनों को साकार करें। तो ये है आपके पाठ का जो है इस कविता की व्याख्या। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। शत्रु की विशाल सेना की तुलना की गई है, तो शत्रु की विशाल सेना की तुलना समुद्र से की गई, तो इसका आंसर आएगा ग। यह गीत जयशंकर प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो हमने पढ़ा था कि ये जो गीत है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त रचना से लिया गया था। इसका चौथा अंश था ये। तो ये होता है आपका पाठ कंप्लीट। तो उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा, कविता आपको समझ में आई होगी। तो ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।